इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और वक्त है सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबरों का, जिसमें आज हम आपको बताएंगे ईडी की कार्रवाई से महाराष्ट्र में सियासी पारा कैसे हाई हो गया और बिहार में मंत्री ने क्यों की मुख्यमंत्री के खिलाफ बगावत और दरभंगा ब्लास्ट के गुनाहगारों पर आ रही है क्या बड़ी खबर। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं जम्मू और कश्मीर से आ रही एक बड़ी खबर के साथ। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू में आज फिर ड्रोन देखा गया है। जम्मू के अरनिया सेक्टर में सुबह 3 बजे से 4 बजे के बीच ये ड्रोन दिखा है और पाकिस्तान की तरफ से आए इस सर्विलेंस ड्रोन पर बीएसएफ के जवानों ने 10 से 15 राउंड फायरिंग की है। तो ये बड़ी खबर है, एक बार फिर से ड्रोन देखा गया है अरनिया सेक्टर में जम्मू के, और ये बिल्कुल बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है। और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की ओर से सर्विलेंस ड्रोन आया था, जिसको देखने के बाद स्पॉट होने के बाद बीएसएफ के जवानों ने उस पर 9 से 10 राउंड फायर किए और उसके बाद ये वापस लौटा। तो ये बड़ी खबर आ रही है, एक बार फिर से ड्रोन के जरिए घुसपैठ की कोशिश हुई पाकिस्तान की ओर से और इस पर बीएसएफ के जवानों ने फायरिंग की, जिसके बाद इसे वापस लौटना पड़ा। बात करेंगे संवाददाता मनीष प्रसाद से। मनीष, अरनिया सेक्टर वही इलाका है जहां इससे पहले भी कई ड्रोन देखे जा चुके हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर नहीं है जम्मू से ना ही कालूचक से, तो ऐसे में क्या माना जा सकता है? अमित, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस सीनियर ऑफिसर से मिली है, उसके मुताबिक अरनिया सेक्टर का इंटरनेशनल बॉर्डर है जहां पे बीओपी की फॉरवर्ड लोकेशन थी और वहीं पर करीबन 4:45 सुबह एक यूएवी स्पॉट किया गया। ये पाकिस्तान का सर्विलेंस यूएवी था, व्हाइट कलर का ये यूएवी था। जैसे ही वो करीब आया उसके तुरंत बाद ही अलार्मिंग स्पॉट के तौर पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने लगातार फायर किया। करीबन 10 से 20 राउंड फायर किए गए और 4:45 का टाइम होने की वजह से ये पूरे इंटरनेशनल बॉर्डर पर अलर्ट जारी किया गया ताकि कहीं से भी और कोई सर्विलेंस इक्विपमेंट नियर बाय लोकेशन पे ना आए। और उसके अलावा जो इन्फिल्ट्रेशन एरिया या फिर जहां पर पिछले दिनों टनल मिली थी, दरअसल उन सभी एरियाज को फिर से चेक किया गया। तो ये ऑफिशियली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा कहा गया कि जैसे ही पाकिस्तान का सर्विलेंस इक्विपमेंट और सर्विलेंस ड्रोन दिखाई दिया, उसके तुरंत बाद ही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने जैसे कंट्रोल करने के लिए कि कहीं से भी आईवी को क्रॉस ना करे, इसलिए जवाबी कार्रवाई की और जवाबी फॉलो किया। जी मनीष, इससे तो साफ यही होता है कि एक बार फिर से पाकिस्तान की कोशिश यही है कि ड्रोन के जरिए वो कहीं ना कहीं अपने नापाक मंसूबों को कहीं ना कहीं अंजाम तक पहुंचाए। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जैसे ड्रोन के 1-2 हमने हमले देखे, आज उनको इंटरफेरेंस देखा हमने, उसके बाद से काफी ज्यादा अलर्ट हो गए। शायद यही वजह है कि ये ड्रोन इन्फिल्ट्रेट नहीं कर पाया, इसे रोक दिया गया। क्या क्या चीजें, कौन कौन से मेजर्स अभी लगाए गए हैं, चाहे बॉर्डर हो या फिर आर्मी इंस्टॉलेशंस के यहाँ पर? अमित, चूंकि ये बहुत क्लासिफिकेशन के साथ है, लेकिन हम जो बता सकते हैं उसके मुताबिक एंटी ड्रोन सिस्टम के तौर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स को भारतीय सेना ने इंटरनेशनल बॉर्डर को मॉनिटर करने के लिए वहां पर आईवी पर एंटी ड्रोन सिस्टम के तौर पर जैमर्स हैं और उसके अलावा स्नाइपर्स को तैनात किया है। और यही वजह है कि जो आसपास के लोग हैं, रिहायशी इलाके के लोग हैं, उनको भी अलर्ट किया गया है कि अगर कोई भी ब्लिप उनको दिखाई देता है तो उसकी सूचना ऑपरेटिंग बेस या फिर आर्मी की यूनिट या उसके अलावा जो पास में यूनिट है उसको दे। इसके साथ साथ जो खासतौर पर जो जैमर्स लगाए गए हैं उनकी रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए वो पूरी तरीके से उसको ब्लॉक करने के लिए सक्षम है। और यही वजह है, और शायद यही वजह है कि जो अलर्टनेस है, और खास तौर पे जम्मू बेस पर जैसे अटैक हुआ था ड्रोन से, उसके बाद जिस तरह से हमने देखा कि हमारे फोर्सेस ने रिटेलिएट किया और जिस तरह से उन्होंने अपने आप को तैयार कर लिया इस नए खतरे से निपटने के लिए, उसी का नतीजा है कि बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन को स्पॉट किया और उस पर अटैक भी किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जम्मू जैसी एक साजिश कश्मीर में भी रची गई है और जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ में हमारे एक जवान शहीद हो गए हैं। यह एनकाउंटर पुलवामा जिले के राजपुरा एरिया में हुआ है। हाजिन गांव में आतंकियों के छुपे होने की खबर मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया। आतंकियों से मुठभेड़ शुरू हो गई और इस एनकाउंटर में हमारे एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें आर्मी हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वो नहीं रहे, वो शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से आतंकी वारदातें बढ़ी हैं। सुरक्षा बलों ने चौकसी बढ़ा दी है और इसी बीच पुलवामा में एक और एनकाउंटर चल रहा है। बात करेंगे संवाददाता मंजूर मीर से। मंजूर, फिलहाल क्या ताजा अपडेट है इसको लेकर?
देखिए अमित, पुलवामा के राजपुरा इलाके में कल रात करीबन 11 बजे के आसपास सुरक्षा बलों को ये सूचना मिली थी कि एक घर में 3 से 4 मिलिटेंट्स छुपे हुए हैं, जिसके आधार पर ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन अभी भी जारी है। हालांकि इस मुठभेड़ में सेना के 2 जवानों के घायल होने की खबर मिल रही थी, जिसमें अब ये बताया जा रहा है कि सेना का एक जवान जो है वो जख्मों की ताब न लाकर आर्मी के 92 बेस हॉस्पिटल में दम तोड़ बैठा है और दूसरे जवान की हालत जो है काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। ये भी खबर आ रही है कि इस मुठभेड़ के दौरान एक मिलिटेंट मारा गया है, लेकिन ऑफिशियली अभी इस बात की कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा गुंजान बस्ती वाला इलाका है। आसपास पहले लोगों को वहाँ से रेस्क्यू करना पड़ा, उसके बाद ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया और यही कारण है कि 9 घंटे से यह मुठभेड़ जो है जारी है और सेना को इसमें एक नुकसान उठाना पड़ा कि उनका एक जवान जो है वो शहीद हो गया है। फिलहाल मुठभेड़ जारी है और आशंका जताई जा रही है कि जो घर में 3 से 4 मिलिटेंट्स के छुपे होने की खबर मिल रही थी वो जैश ए मोहम्मद या लश्कर तैयबा के हो सकते हैं। फिलहाल एंट्री और एग्जिट पॉइंट को पूरे इलाके में सील कर दिया गया है। मोबाइल इंटरनेट सेवाएं इलाके में बंद है और जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ का ज्वाइंट ऑपरेशन अभी भी जारी है। जैसा बता रहे कि 9 घंटे से लगातार ये मुठभेड़ जारी है और उसमें कहीं ना कहीं हमें कैजुअलिटी भी उठानी पड़ी है, तो साफ है कि जो आतंकवादी हैं उनके पास अच्छा खासा हम कह सकते हैं हथियार भी है, असला भी है। क्या जानकारी मिल पा रही है कि क्या ये वही लोग तो नहीं है जो इससे पहले बहुत सारी जो वारदातें हुई थी जिसमें कई सारे हमारे पुलिस के जवानों को भी शहीद होना पड़ा था, क्या उससे जुड़े हुए लोग हैं? देखिए अमित, साउथ कश्मीर के पुलवामा या शोपियान की बात करें तो इस बेल्ट में ज़्यादातर जो है पाकिस्तानी मिलिटेंट जो है वो देखे जाते हैं और ये आशंका जताई जा रही है कि शायद जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर लंबू भाई जिन्हें नाम से जाना जाता है वो शायद वहाँ पर छुपे हुए हैं, लेकिन ऑफिशियली अभी इस बात की कंफर्मेशन नहीं है। और यही कारण है कि जब सिक्योरिटी फोर्सेस उस घर के बिल्कुल नज़दीक गए, मिलिटेंटों को सबसे पहले सरेंडर करने को ऑफर दिया गया कि वो बाहर निकले और उसी दौरान मिलिटेंटों ने उस घर से फरार होने की कोशिश की और फायरिंग की और उसी फायरिंग इनिशियल स्टेज में जो है सेना के 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए और उसके बाद जो है पूरा इलाका जो है कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और कोशिशें की जा रही है कि जितने भी मिलिटेंट अंदर छुपे हुए हैं और बिना किसी नुकसान के सभी मिलिटेंटों को है जल्द से जल्द मार गिराया जा सके। फिलहाल ऑपरेशन जो है बड़े पैमाने पर जारी है और ये बात तभी साफ होगी। बता रहे हैं कि इलाका भी रिहायशी है, तो रिहायशी इलाके में जब इस तरह के ऑपरेशंस किए जाते हैं तो फोर्सेस के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सिविलियंस को बचाना पड़ता है और सिविलियंस को बचाने के चक्कर में कई बार उन्हें खुद भी गोली खानी पड़ती है और हमारे जवान अपनी जान तक देते हैं दूसरों को बचाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की एक और बड़ी खबर है महाराष्ट्र से, जहां सहकारी बैंक घोटाले में ईडी की कार्रवाई पर सियासत गर्मा गई है। ईडी ने सातारा में डिप्टी सीएम अजीत पवार के एक रिश्तेदार की चीनी मिल जब्त कर ली है। यह कार्रवाई पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की गई है और यह एक्शन जंडेश्वर सहकारी चीनी मिल पर हुआ है। जब्त की गई संपत्ति में चीनी मिल के अलावा जमीन, बिल्डिंग और मशीनरी भी शामिल है। जब्त की गई संपत्ति चेमन गांव, कोरेगांव और सातारा में है और इसकी कीमत करीब 65 करोड़ 75 लाख बताई जा रही है। अजीत पवार के रिश्तेदार पर हुई कार्रवाई का बीजेपी ने स्वागत किया है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा कि उन्होंने शरद पवार के परिवार से जुड़े एक और घोटाले की जांच ईडी से करने की मांग की है। सोमैया ने आरोप लगाया कि शरद पवार के परिवार के रोहित पवार की कंपनी बारामती एग्रो ने एक कर्नल सहकारी शक्कर कारखाना का अधिग्रहण किया था और यह अधिग्रहण सिर्फ 50 करोड़ में कर लिया गया। ये एक बहुत बड़ा घोटाला है और ईडी इसकी जांच करे। बात करेंगे संवाददाता राजेश कुमार से। राजेश, जिस तरह से कार्रवाई हो रही है और एक और जो केस सौंपा जा रहा है जिसकी जांच की मांग कर रहे हैं किरीट सोमैया, कुल मिलाकर सियासत हो क्या रही है और इसको लेकर क्या रिएक्शन आ रहे हैं एनसीपी की ओर से? देखिए, एनसीपी अभी इस पूरे मामले पर चुप है अमित, लेकिन आपको मैं पूरा केस समझा दूं। एमएससीबी यानी कि महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला आखिर है क्या? 25,000 करोड़ रुपए का घोटाला यह बताया जा रहा है। साल 2019 में बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने केस रजिस्टर किया था और उसी वक्त ईडी ने भी इस मामले में केस रजिस्टर किया। 76 ऐसे पॉलिटिशियन है, 76 पॉलिटिशियन जो एमएससीबी में डायरेक्टर थे और उन पर आरोप है कि 2010 के आसपास उन लोगों ने ये घोटाला किया है। घोटाला होता कैसे था जो ईडी की जांच में सामने आया है? पहले एमएससीबी जो है वो बीमार शुगर मिल्स यानी कि बीमार शुगर मिल्स को लोन देती थी और जब वो शुगर मिल्स लोन नहीं पे कर पाते थे तो उनका ऑक्शन किया जाता था और ऑक्शन में खरीदता कौन था इन मिल्स को? इन डायरेक्टर्स के नजदीकी रिश्तेदार जो थे, नजदीकी लोग या फिर रिश्तेदार उस मिल को खरीद लेते थे। ऐसे ही एक मिल का पता चला, जरांदेश्वर साखर कारखाना जो था
था उसका पता चला। उसे भी 2010 में इसी तरह से ऑक्शन किया गया था। उसे खरीदने वाला जो शख्स था वो मुंबई का एक डेवलपर था। उसने खरीदा किसके मदद से? उसने खरीदा स्पार्कलिंग ऑयल नाम की कंपनी की मदद से पैसे लेकर। और वो कंपनी आखिर किसकी है? अजीत पवार से रिलेटेड लोगों की है। बाद में उस खरीदने के बाद उसने लीज पर दे दिया उस कंपनी को, यानी कि जरांदेश्वर साखर कारखाना ऑक्शन हुआ। ऑक्शन में जिसने खरीदा उसने लीज पर दिया इस कंपनी को। वो लीज पर लेने वाली कंपनी भी अजीत पवार के काफी करीब शख्स की है। यही वजह है कि इस कारखाने को सील किया गया है। 65 करोड़ फिलहाल बताया जा रहा है कि 65 करोड़ के करीब में इसका दाम है इस कारखाने का। तो बहुत अच्छी तरह से पूरा लिंक बता दिया है किस तरह से सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, उससे जुड़े हुए डायरेक्टर, पॉलिटिशियन, फिर पॉलिटिशियन के रिश्तेदार और उनके साथ जुड़े फिर बिजनेसमैन। तो लंबी तार है जो सीधे जाके पहुंचती है कहीं ना कहीं जो सियासी नेता है यानी कि जो मंत्री हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी सियासत गरमाई हुई है और बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ उनके ही एक मंत्री ने मोर्चा खोला है। नीतीश पर आरोप लगाने वाले मदन सहनी जेडीयू के ही विधायक हैं और बिहार सरकार में कल्याण मंत्री हैं। कल देर शाम उन्होंने नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए इस्तीफे की पेशकश कर दी। मदन सहनी ने कहा है कि नीतीश कुमार सिर्फ अफसरों की सुनते हैं और अपने मंत्रियों की गरिमा का कोई ख्याल तक नहीं रखते हैं और अफसरों की मनमानी की शिकायत करने पर कार्रवाई करने की बजाय चुप्पी साध लेते हैं। तो साफ है उनका कहना है कि मंत्रियों की नहीं सुनते हैं, सिर्फ अफसरों की सुन रहे हैं नीतीश कुमार। कोई भी बात नहीं सुन रहे हैं, कोई भी बात नहीं सुन रहे हैं। और आप इस बात को हल्के में क्यों ले रहे हैं कि तबादले की बात नहीं सुन रहे? जब एक बात तबादला जो मंत्री का अधिकार है और 3 साल जिनका पूरा हो गया है, मंत्रिमंडल का संकल्प है, जब वही बात नहीं सुन रहा है, सभी विभाग में अगर ट्रांसफ़र होगा और यहाँ ट्रांसफ़र नहीं होगा तो सवाल तो उठेगा ना कि आखिर कारण क्या है। लोग तो ये समझेंगे ना कि हम लोग कमज़ोर हैं इसलिए हमारी बात को नहीं सुनी जा रही है। जेडीयू में हैं, नीतीश जी जेडीयू के हैं, तो आप उन तक अपनी बात तो रख सकते थे। कभी आपने बात रखी उनके सामने? हम लोग वहाँ बहुत बात रख चुके हैं। वहाँ सिर्फ और सिर्फ अफसर की बात को ही तवज्जो दिया जाता है, हम लोग को बात को हल्के में लिया जाता है और हम लोग इसलिए तय कर लिए हैं कि अब मंत्रिमंडल में नहीं रहना है, अपने क्षेत्र में हम लोग विधायक के रूप में काम करेंगे। अब नीतीश के खिलाफ पिछले कुछ दिनों से कई नेताओं ने मोर्चा खोल रखा है। मदन सहनी के अलावा बीजेपी के ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने भी खुलकर नीतीश कुमार पर आरोप लगाए हैं। बागियों में तीसरे शख्स हैं जीतन राम मांझी, जो राज्य में शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। जीतन राम मांझी अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली आए थे, यहां भी उन्होंने शराबबंदी नीति की समीक्षा करने की बात कही थी। 2 लाख से ज्यादा गरीब लोग आज जेल में हैं, उनके जमानत लेने वाला कोई नहीं है और घर पर उनके परिवार लोग काफ़ी दुखी हैं, चिंतित हैं। खाना पीना कैसे खा रहे होंगे ये भगवान जानता है। तो इसीलिए हम कहा कि इस पर समीक्षा कीजिए और जो गरीबों पर केस हुआ है उस केस को गवर्नमेंट उठा ले, इस तरह की बात हम मांग करते हैं। अब नीतीश के खिलाफ बगावत के बाद आरजेडी ने भी नीतीश पर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि बिहार में अफसर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। चोर दरवाजे से इन्होंने सरकार बनाया और लगातार हम लोग इस बात को कहते थे पूरे बिहार में अफसरशाही है। अब आप बताइए, जदयू के मंत्री हैं और अति पिछड़ा समाज से आते हैं और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव उनकी फोन तक नहीं उठाते हैं, कोई चपरासी तक उनकी बात को नहीं सुनता। ये बात समझने की जरूरत है। बीजेपी के एक विधायक बीजेपी के मंत्री पर आरोप लगाते हैं कि उनके विभाग में तबादले में बिना आरसीपी टैक्स लिए हुए कोई काम नहीं हो रहा, यानी पूरी तरीके से बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नीतीश चंद्र जुड़ गए। नीतीश, जीतन राम मांझी का समझ में आता उनका एक कद है, उसका असर होगा। ज्ञानेंद्र ज्ञानू भी कई बार के विधायक हैं, लेकिन मदन सहनी जो हैं इनका किस तरह का रुतबा है और ये जो आरोप लगा रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है?
देखिए, मदन सैनी भी तीसरी बार जीते हैं, 6 साल से मंत्री हैं और इससे पहले भी जिस विभाग में थे खाद्य आपूर्ति में, वहाँ भी जो उनके प्रधान सचिव थे विभाग के, उनके साथ उनकी मुश्किलें थी। और अभी जो प्रधान सचिव हैं जिस विभाग में है समाज कल्याण में, उनके साथ उनकी नहीं बन रही थी। देखिए, जून का जो समय होता है, महीना होता है, वो तबादलों का समय होता है और इसमें मंत्रियों को तबादले का अधिकार होता है। इसके बाद ये अधिकार जो है मुख्यमंत्री के पास चला जाएगा। लेकिन जून के महीने में जो तबादले की जो लिस्ट बन रही थी, उसको लेकर कहा जा रहा है कि जो विभागीय सचिव हैं उनके साथ उनकी नहीं बनी, जो फाइल भेजा गया था उस पर हस्ताक्षर नहीं हुए। तो मोटे तौर पर जो तात्कालिक कारण है वो तो साफ तौर पर तबादले को लेकर मंत्री और अधिकारियों के बीच जो खींचतान अमूमन देखने को मिलती है वो भी यहाँ देखने को मिल रही है। लेकिन ये भी सही है कि अफसरशाही को लेकर बिहार के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो हमेशा इस बात की शिकायत करते रहे हैं और नीतीश कुमार चूंकि अधिकारियों को तवज्जो देते रहे हैं, ये बात हर कोई जानता है। तो ये जो एक शिकायत रही है ये बिहार के राजनेताओं की रही है। और जीतन राम मांझी ने भी यही बात कही है कि हमने एनडीए विधायक दल की बैठक में भी ये बात रखी थी और जाहिर है जब ये बात एक मंत्री ने उठाई है तो हर विधायक को लग रहा है कि ये उनका भी दर्द है और इसलिए हो सकता है कि इसमें कई और नाम जुड़ते जाएं और कई और लोग ऐसे हैं जो मंत्री कर रहे हैं, जो एमएलएज है, विधायक कर रहे हैं कि अफसरशाही है, यानी कि डिप्लोमेट्स का ज्यादा वहां पर दबदबा है। वो तो वहां की जनता भी यही बोलती है कि वहां पर अधिकारी है जो सब कुछ करते हैं, वहां पर मंत्री तक सुनने वाले नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बिहार से एक और बड़ी खबर आ रही है। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पार्सल बम ब्लास्ट के आरोपी आज पटना की एनआई अदालत में पेश किए जाएंगे। अब से कुछ ही देर बाद इमरान और नासिर नाम के 2 सगे भाइयों की पेशी होगी। उनसे पिछले 2 दिन से पूछताछ में बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर ब्लास्ट की साजिश कैसे पाकिस्तान में रची गई, कैसे दोनों को बम बनाने की ऑनलाइन ट्रेनिंग दी गई, साजिश का यह पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट इमरान और नासिर ने बताया है। हैदराबाद से ट्रांजिट रिमांड पर पटना लाने के बाद इन्हें आज एनआईए के कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन जांच अभी खत्म नहीं हुई है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक अगले 1-2 दिन में कई और अहम गिरफ्तारियां हो सकती हैं इस केस में। और एनआईए के मुताबिक हैदराबाद से जिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया वो बहुत बड़ी साजिश पर काम कर रहे थे। दरभंगा ब्लास्ट महज इसका एक ट्रेलर था, यानी कि एक उन्होंने छोटी सी एक्सरसाइज की थी। असली मकसद था देश में चलती ट्रेन में बॉम्ब प्लांट कर तबाही मचाने की और दोनों आरोपियों के नाम इसमें सामने आए हैं। इमरान मलिक और मोहम्मद नासिर दोनों सगे भाई हैं, उत्तर प्रदेश के कैराना के रहने वाले हैं। पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के लिए काम कर रहे थे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, इमरान और नासिर ये दोनों सगे भाई हैं और उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। इनकी कोशिश ये थी कि ये पार्सल बम के जरिए चलती ट्रेन में ब्लास्ट करते हैं। और ये पूरा मामला खुलने के बाद इंडिया टीवी की टीम शामली गई, जहां इन्हें परिवार और पड़ोसियों से भी बातचीत की गई है। तो पता चला कि इमरान और नासिर एक पूर्व फौजी के बेटे हैं। दोनों की गिरफ्तारी पर उनके पिता ने पहले क्या कहा, पहले आपको सुनाते हैं। मेरा बेटे हैं, अगर कसूरवार हैं वे कसूरवार अगर हैं तो उनको गोली मार दे बेशक। मैं एक देशभक्त हूँ, देशभक्ति की भावना लेके मैंने आज तक मैं जो है ना हमने मेरा सर्विस करी। मैं रिटायर हो गया, 3 वार लड़े मैंने। मैं ये कहता हूँ भाई बिल्कुल क्लियरली ईमानदारी से जांच करी जाए। अगर वो कसूरवार हैं तो वो कसूरवार को जो सज़ा मिलनी चाहिए वो मिले। अगर वो बेकसूर है तो उनको रिहा किया जाए, बाइज्जत रिहा किया जाए। मेरा कहना का मकसद जो है, मैं ज़्यादा इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहता। हार्ट पेशेंट भी हूँ, मैं ज़्यादा नहीं ज़्यादा, मेरी हालत मेरे ज़्यादा इससे भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी मेरी। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। और नीतीश कुमार साथ जुड़े हुए हैं इस पर बात करने के लिए। नीतीश, ये बहुत बड़ा एक तरह से कह सकते हैं कि प्लानिंग चल रही थी, षड्यंत्र था जिसको नाकाम तो कर दिया गया है, लेकिन इसको लेकर बिहार में किस तरह की तफ्तीश की जा रही है और बिहार से भी कोई लिंक निकला है क्या? देखिए, बिहार में जब तक एटीएस और बिहार पुलिस इसकी जांच कर रही थी उस समय तक कई जो कॉन्टैक्ट्स मिले थे, कई जो सूत्र मिले थे, वो सारी जानकारी एनआईए को दे दी गई है। तो जाहिर है एनआईए इस पूरे मामले को देख रही है। लेकिन जिस तरह से लगातार जो खबरें आ रही हैं, जिस तरह से लगातार इसमें साफ तौर पर जो आतंकी कनेक्शन दिख रहा है, पाकिस्तान का कनेक्शन जिस तरह से साफ दिख रहा है, उसके बाद ये मामला काफ़ी गंभीर हो गया है। और कल भी हैदराबाद में जो 2 भाई हैं इमरान नासिर, उनके घर पर जो छापेमारी में जो चीज़ें मिली हैं, जो आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ है, जो कुछ डिजिटल डिवाइस मिले हैं, उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि
कुछ और नए खुलासे इसमें होंगे। और NIA कोर्ट पटना में, स्पेशल कोर्ट में आज उन दोनों की पेशी हो सकती है। कल इस बात की चर्चा थी, लेकिन आज माना जा रहा है कि उनकी पेशी होगी और उसके बाद फिर रिमांड पर लेकर जाहिर है इन दोनों भाइयों से ये समझने की कोशिश की जाएगी कि आखिर इसके पीछे कितना बड़ा नेटवर्क था, पाकिस्तान किस तरह से मदद कर रहा था, ISI का कैसे हाथ था, लश्कर-ए-तौबा किस तरह से मदद कर रहा था और आने वाले दिनों में और कहां प्लानिंग थी। इस मामले में साफ तौर पर दिख रहा है कि ट्रेन को जलाने की एक साजिश थी, बर्निंग ट्रेन में तब्दील करने की कोशिश थी। तो आने वाले दिनों में और क्या कुछ प्लानिंग थी, ये सारी चीज़ें निश्चित रूप से पता चलेंगी। फंडिंग कैसे हो रही थी, तो आज जब उम्मीद की जा रही है कि पटना के NIA स्पेशल कोर्ट में पेशी होगी, उसके बाद पूछताछ में ये सारी बातें निकलेगी। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब तपती जलती गर्मी में दिल्ली को फिलहाल कोई राहत नहीं मिलने वाली है। ऊपर से दिल्ली हर रोज गर्मी का नया रिकॉर्ड भी बनाती जा रही है। इस बार दिल्ली ने गर्मी के पिछले 9 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। हालांकि आज गर्मी से मामूली राहत मिल सकती है और अधिकतम तापमान 42 डिग्री तक पहुंच सकता है। कल यानी गुरुवार को दिल्ली में सबसे ज्यादा 45 डिग्री से भी ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया। और साथ ही आपको बता दें कि यह दिल्ली का रिकॉर्ड तापमान है। मुंगेशपुर के बाद सबसे ज्यादा टेम्परेचर दिल्ली के पीतमपुरा में रिकॉर्ड किया गया और यह 44 डिग्री से ज्यादा रहा। दिल्ली में बच्चों की स्कूल फीस पर बड़ी राहत मिली है और क्या है पूरी खबर ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।